हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। माय नेम इज सौम्या एंड आई एम योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। हमने हमारी बुक 1 सोशियोलॉजी की सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली थी और आज से हम अपनी बुक 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका आज हम चैप्टर 1 करेंगे स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में, जिसका आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि क्या हम इस चैप्टर में देखेंगे, किस चीज के बारे में आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। Our social reform and nationalist movement, our laws, our political life and our constitution, our industry and agriculture, our cities and our villages, यानी कि अब जो कुछ भी है हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे लॉज हो गया, हमारे पॉलिटिकल लाइफ हो गई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारा एग्रीकल्चर, हर चीज पे अफेक्ट पड़ा है किसका? कॉलोनियलिज्म का। किसका? कॉलोनियलिज्म का। कॉलोनियलिज्म मतलब जब एक कंट्री, एक बाहर की कंट्री आकर किसी दूसरी कंट्री को ओवर रूल करने लग जाए तो उसको, उस प्रोसेस को कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। और इंडिया के केस में हमें ब्रिटिशर्स ने आकर कैप्चर कर लिया था हमारी कंट्री को और इतने साल तक हमारी कंट्री पे रूल किया, जिसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं इन रेफरेंस टू इंडियन कंटेक्स्ट। वी हैव अ पार्लियामेंट्री एंड अ लीगल सिस्टम। अब हमारी कंट्री में एक पार्लियामेंट है, एक लीगल सिस्टम है, अ पुलिस एंड अ एजुकेशनल सिस्टम। एक पुलिस का सिस्टम है, एक एजुकेशनल सिस्टम है। अब ये सब आया कहाँ से? ये पहले से ही हमारी इंडियन सोसाइटी का पार्ट नहीं था। हमारी इंडियन सोसाइटी इस तरीके की नहीं थी, बल्कि ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हमने करी हैं। कहाँ से? ब्रिटिश मॉडल से। ब्रिटिश मॉडल से ये सारी चीजें आई। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ये सारे इंस्टीट्यूशंस हमारी जो सोसाइटी है उसमें सेटअप करना शुरू कर दिया। वी ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड लाइक ब्रिटिश। पहले हमारी जो सोसाइटी है उसमें इस तरीके के सिस्टम नहीं थे, जैसे लेफ्ट साइड ऑफ द रोड पे ड्राइव करना, वो भी हमारे कहाँ से आया? ब्रिटिशर्स लेके आए। पहले जो हमारा डाइट था या मेन्यू था उसमें ब्रेड ऑमलेट या फिर कटलेट्स जैसे जो फूड आइटम्स हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते थे। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई? विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन आवर कंट्री, कि उन्होंने कितनी ज्यादा हमारी लाइफस्टाइल को बदल के रख दिया कॉलोनियलिज्म के प्रोसेस में। A very popular manufacturer of biscuit is actually named after Britain. जो ब्रिटानिया कंपनी है, जो इतनी फेमस है, प्रोड्यूसर है बिस्किट्स की, वो भी ब्रिटेन के बाद उनका उस बिस्किट कंपनी का नेम रखा गया था। Many school uniform include neckties. अब neckties पहनना भी हमारे इंडियन सोसाइटी का फैशन नहीं था, वो भी किसका रिजल्ट है? कॉलोनियलिज्म का रिजल्ट है। There are just some of the many and complex ways that British colonialism live in the कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कॉलोनियलिज्म का इफेक्ट देख सकते हैं। इंग्लिश इज नॉट ओनली वाइडली यूज्ड इन इंडिया बट we now have an impressive body of literary writings by Indians in English. ब्रिटिशर्स के एडवेंट से पहले इंग्लिश इतनी ज्यादा नहीं बोली जाती थी हमारी सोसाइटी में, इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटी हमारी नहीं थी, ना ही हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर में कुछ अवेलेबल था। इंग्लिश लिटरेचर के कोई भी टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। लेकिन जब एडवेंट हुआ ब्रिटिशर्स का हमारी सोसाइटी में, जब उनका कल्चर मिक्स हो गया तो उन्होंने क्या, हमारी सोसाइटी में इंग्लिश को इनकॉर्पोरेट कर दिया, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी भी इंग्लिश स्पीकिंग होनी स्टार्ट हो गई। अब हम पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म कहते किसे हैं। इस कॉन्सेप्ट को, कॉलोनियलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने की हम कोशिश करेंगे। कॉलोनियलिज्म सिंपली मींस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल बाय वन कंट्री ओवर द अनदर। अगर एक बाहर की कहीं की कंट्री आकर अपना रूल एस्टैब्लिश कर ले किसी दूसरी कंट्री पे तो उसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। India's past has been marked by the entry of numerous groups. इंडिया में बहुत सारे बाहर के ग्रुप्स आकर रहे हैं, ऑफ पीपल एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में आकर रहे हैं बहुत सारे बाहर के लोग। द इम्पैक्ट ऑफ colonial rule is distinguishable from all other earlier rules because the changes it brought in were far reaching and deep. लेकिन अब आप कहोगे कि अगर इतने सारे रूलर्स आके रहे हैं तो कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट ऐसा क्यों था? वो इसलिए, कॉलोनियलिज्म इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि
जो चेंजेस कॉलोनियलिज्म लाया वो बहुत ज्यादा डीप रूटेड थे, बहुत ज्यादा मेजर जो स्ट्रक्चर में हमारी सोसाइटी के चेंज आए वो किसकी वजह से आए, कॉलोनियलिज्म की वजह से ही आए हैं। In British colonialism, every policy was geared towards the strengthening and expansion of British capitalism. तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में जो भी वो पॉलिसी ब्रिटिशर्स अडॉप्ट करते थे उनका जो मेन मोटिव होता था वो यही होता था कि अपनी जो कैपिटलिज्म है उसको बढ़ाना और अपनी जो रूल है उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करना। इट चेंज द वेरी लॉज ऑफ लैंड, उन्होंने लैंड राइट्स को सबसे पहले चेंज करना शुरू कर दिया। It changed not just land ownership laws but decided even what crops ought to be grown and what ought not to be. उन्होंने ना सिर्फ लैंड ओनरशिप के राइट्स को चेंज किया बल्कि इतने सालों से जो इंडियंस क्रॉप्स ग्रो करते आ रहे थे उनको भी चेंज कर दिया। अब ब्रिटिशर्स ये डिसाइड करने लगे थे कि इंडियन लैंड पे कौन सी क्रॉप्स ग्रो होंगी और कौन सी नहीं होंगी। अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियलिज्म, अब आगे हम देखते हैं और क्या क्या चेंजेस आए। It altered the way production and distribution of goods take place. अब कौन कौन से goods प्रोड्यूस किए जाएंगे और कौन कौन से एरियाज में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये भी ब्रिटिशर्स ने डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया। वो फॉरेस्ट में एंटर हो गए और उनको क्लियर करवा दिया, फॉरेस्ट लैंड को बिल्कुल क्लियर करवा कर वहां पे क्या स्टार्ट कर दिया, टी प्लांटेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इट्स रूल, अपने रूल को अच्छे से उनको रूल करने में आसानी हो, स्मूथली उनका रूल चलता है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, दे इंट्रोड्यूस्ड अ वाइड एरे ऑफ चेंजेस इन एवरी स्फीयर बी इट लीगल, कल्चरल और आर्किटेक्चरल, यानी कि उन्होंने हर स्फीयर में चेंजेस लाने की कोशिश करी, चाहे वो लीगल सिस्टम हो, हमारा लॉ बॉडी हो, हमारा कल्चर हो या फिर हमारे यहाँ का आर्किटेक्चर हो। Some of these changes were deliberate while some took place in an unintended fashion. अब कुछ चेंजेस तो ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर लाए हमारी सोसाइटी में ताकि उनकी जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली हो सके, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे थे जो उन्होंने नहीं लाए बल्कि उनको देख देख कर हमारी सोसाइटी में अपने आप आ गए, जो कि अनइंटेंशनल चेंजेस थे। For example, we saw how Western education was introduced to create Indians who would manage British colonialism. तो उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म अच्छे से मैनेज हो सके तो इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन देनी शुरू कर दी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये कभी नहीं सोचा था कि उनका वेस्टर्न एजुकेशन देना उनको बाद में चल के इतना ज्यादा भारी पड़ जाएगा कि इंडियंस उनके अगेंस्ट रिटेलिएट कर पाएंगे, उस एजुकेशन को लेके उन्हीं के अगेंस्ट यूज करना स्टार्ट कर देंगे। Instead, it led to the growth of nationalist and anti-colonial consciousness. उस एजुकेशन की वजह से क्या आ गया, लोगों में नेशनलिज्म की स्पिरिट आ गई और उनको उनके अंदर एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस आ गई, यानी कि उनको समझ में आने लगा कि नहीं, हमें इस तरीके से ऑप्रेस रह के नहीं जीना है, हमें इनसे फ्रीडम पानी है। ओके, अब हम बात करेंगे कैपिटलिज्म किसे कहते हैं और इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं। कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, ये एक तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम है in which the means of production are privately owned, जिसमें जो प्रोड्यूस है, जो भी कुछ प्रोड्यूस किया जाएगा वो सब किसके है, एक स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप के हैंड में होगा और उसका सारा फायदा उस स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप को ही होगा, यानी कि वो प्राइवेटली ओन्ड हो जाएगा। एंड ऑर्गेनाइज्ड टू अक्यूमुलेट प्रॉफिट्स, ये किस लिए किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके विद इन अ मार्केट सिस्टम, मार्केट के अंदर। What marked capitalism from very beginning was its dynamism. अब कैपिटलिज्म इंडिया में आया तो इतना ज्यादा उसका इफेक्ट इसलिए रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा डायनामिक था। इट्स पोटेंशियल टू ग्रो, उसमें पोटेंशियल था, जिस टाइप का कैपिटलिज्म ब्रिटिशर्स लाए थे वो उसमें एक पोटेंशियल था ग्रो होने का, एक्सपैंड होने का, बहुत ज्यादा इनोवेटिव था। यूज टेक्नोलॉजी एंड लेबर इन अ वे बेस्ट अश्योर्ड टू इंश्योर ग्रेटेस्ट प्रॉफिट, यानी कि उस कैपिटलिज्म ने लेबर को और जो मशीनरी है उसको इतने अच्छे से यूज किया ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट्स जो है उससे गेन किए जा सके। वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म वाज एक्सटेंसिवली कनेक्टेड टू द ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म, यानी कि जो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म यानी कि जो ब्रिटिशर्स कॉलोनियलिज्म लाए थे वो किससे कनेक्टेड था, वेस्टर्न कैपिटलिज्म से, यानी कि उसका सारा फायदा किसको होना था,
ब्रिटिशर्स को ही होना था। अब हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आए अर्बन सेक्टर में और इंडस्ट्रीज के सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए विद द एडवेंट ऑफ colonial rule. Industrialization refers to the emergence of machine production. यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन उसे कहते हैं, किसी एरिया को इंडस्ट्रियलाइज होना तब कहते हैं जब वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो जाए जिसमें मशीन प्रोडक्शन या मशीन मेड गुड्स प्रोड्यूस होते हों बेस्ड ऑन द यूज ऑफ inanimate power resources like steam और electricity. steam engine या electricity पे चलने वाली जहाँ पे मशीनरी यूज होती हो. A prime feature of industrial societies today is that large majority of employed population work in factories. अब सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट या फिर सबसे ज्यादा मेजर इफेक्ट जो आया था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो फार रीचिंग इम्पैक्ट था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो आज तक चलता आ रहा है, वो ये है कि जब लोग इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय होना स्टार्ट हो गए थे, उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिल गई थी और वही चीज, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आज तक चलता आ रहा है. ऑफिसेज और शॉप्स में ऑफिसेज और शॉप्स को छोड़कर या फिर एग्रीकल्चर को छोड़कर लोग किसकी तरफ जा रहे थे? इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे थे. इंडस्ट्रीज को अपना ऑक्यूपेशन लोगों ने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया. We usually associate urbanization with industrialization. अब ज्यादातर क्या होता है, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी जाती है उसी से एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है अर्बनाइजेशन, उसकी भी बात करी जाती है, क्योंकि यूजुअली ऐसा देखा गया है एक सोसाइटी में जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगता है वहाँ धीरे धीरे लोग भी आके सेटअप होने लगते हैं, इंडस्ट्रीज के आसपास अपने घर बनाने लगते हैं, जो कि क्या प्रोसेस है? अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है. इंडस्ट्रीज के साथ साथ वहाँ पे लोगों के घर भी बनने लगते हैं, जिसको हम अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं. दे ऑफन डू अकर टुगेदर बट नॉट ऑलवेज सो. ज्यादातर ये दो प्रोसेस जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का और अर्बनाइजेशन का साथ में अकर करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा ही साथ में ये प्रोसेस चले. इन इंडिया द इम्पैक्ट ऑफ द वेरी सेम ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन led to de-industrialization in some sectors. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एडवर्स इफेक्ट था, पहले तो सबसे पहला एक अच्छा इफेक्ट क्या हुआ इसका कि बहुत सारे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड हो गई, एम्प्लॉयमेंट मिल गया. दूसरा एडवर्स इफेक्ट जो इसका हुआ, यानी कि एक नेगेटिव इफेक्ट जो इसका हुआ, वो ये था कि बहुत सारे लोगों को अपना एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोगों से उनका एम्प्लॉयमेंट छीन भी लिया गया, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी थी या जो मशीन मेड गुड्स थे, दे वर चीपर एज कंपेयर टू हैंडमेड गुड्स. जो लोग अपने हाथ से बनाते थे वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे क्योंकि उनमें उनकी मेहनत लगती थी, और जो मशीन मेड गुड्स होते थे वो चीपर होते थे क्योंकि वो मशीन पे बनते थे. इसीलिए जो हैंडमेड गुड्स थे वो जो इंडियन सोसाइटी में पहले से ही प्रोड्यूस हो रहे थे वो compete नहीं कर पाए मशीन मेड गुड्स के साथ, जिसकी वजह से क्या हुआ? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा इंडियन इकोनॉमी का. एंड द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड अर्बन सेंटर्स, और जो पुराने अर्बन सेंटर्स थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गए. अब हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की कि कैसे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन आपस में कनेक्टेड है. Just as manufacturing boomed in Britain, traditional exports of cotton and silk manufacturers from India declined the face of Manchester competition. तो जैसे जैसे ब्रिटेन का जो बिजनेस था वो बूम होने लगा, बूम यानी कि बढ़ने लगा, जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स थे कॉटन के या फिर सिल्क के वो धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि वो मशीन मेड गुड्स के साथ, जैसे मैंने बताया, compete नहीं कर पाए. From the end of 19th century, with the installation of mechanized factory industries, जैसे जैसे mechanized मतलब machines वाली factories आने लगी, some towns became much more heavily populated. तो उन towns की जो population थी वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी for the search of employment और better facilities. Cities were the concrete expression of global capitalism, यानी कि जो सिटीज थी वो ग्लोबल कैपिटलिज्म का हब बनना शुरू हो गई. इन ब्रिटिश इंडिया फॉर एग्जांपल बॉम्बे वाज प्लान्ड एंड रीडेवलप्ड. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? बॉम्बे को एक हब बना लिया, इंडस्ट्रियल हब बना लिया, जहाँ पे इंडस्ट्रीज का सारा या फिर जो ट्रेडिंग था वो सब होता था. तो उसको उन्होंने क्या किया, उसको बॉम्बे को उन्होंने रीडेवलप किया, सो दैट बाय 1900 ओवर 3/4 ऑफ इंडियाज रॉ कॉटन, जो कि इंडिया की जो रॉ कॉटन है
वो पूरी सिटी में शिफ्ट करी जा सके। Urbanization in the colonial period saw the decline of some earlier urban centers, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहले के कुछ urban centers थे उन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का, क्योंकि धीरे धीरे जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो कम हो गई और वो compete नहीं कर पाए मशीन मेड गुड्स के साथ। अब बात करेंगे हम टी प्लांटेशन की। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने टी का प्लांटेशन बहुत ज्यादा यहाँ पे करना शुरू कर दिया। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या कोशिश करी कि वो ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप्स ग्रो करवाएं इंडियंस से, इंडियन लैंड पे। पहले जो इंडियंस ग्रो करते थे वो ज्यादातर कंजम्पशन बेस्ड क्रॉप्स होती थी, जो वो खुद के कंजम्पशन के लिए ही ग्रो करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने उनसे कैश क्रॉप्स ग्रो कराना स्टार्ट कर दिया ताकि वो उसको बाहर के मार्केट में एक्सपोर्ट कर सके और उससे जो क्या है पैसा मिल सके उन्हें। तो ऐसी ही एक प्लांटेशन थी टी की प्लांटेशन, जो कि ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करवाई। Significantly, the colonial administrators were clear that harsh measures were taken against the laborers. जो लेबरर्स थे जो कि फार्म या लैंड पे काम करते थे, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इनके अगेंस्ट हमें कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि ये हमारी बात को सुने और जो हम कह रहे हैं वैसे ही क्रॉप्स को ग्रो करे ताकि उनको बेनिफिट हो सके। They were also fully aware that the laws of a colonized country did not have to stick to the democratic norms. अब उन्हें पता था कि हम एक कॉलोनाइज्ड कंट्री हैं, यानी कि हमने इन पर कब्जा किया है, तो हमें डेमोक्रेटिक होने की तो जरूरत है ही नहीं। वी कैन यूज हार्श मेजर्स, तो हमें डेमोक्रेटिक रूल्स को फॉलो करने की क्या जरूरत है, हम तो जैसे भी हो इनसे अपना काम करवा सकते हैं। That the British back home had to follow in Britain. तो उन्होंने ये सोचा कि जैसे हमें डेमोक्रेसी के डोमेन के अंदर रहकर ही काम करना पड़ता था ब्रिटेन में, वैसा अब हमें यहाँ करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, because we have captured them. Tea industry began in India in 1851. Most of the tea gardens were situated in Assam. तो उन्होंने टी प्लांटेशन शुरू करवाया 1851 से, और ज्यादातर जो टी प्लांटेशन था वो उसका हब क्या था, असम था। असम में सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन शुरू हुआ। But to bring thousands of people every year from their far off homes into strange land possessing an unhealthy climate and infected with strange fevers. अब ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए कि वो अलग अलग जगहों से अलग अलग स्टेट से फार्मर्स को लेके आए, कहाँ, असम के अंदर, और उनसे टी प्लांटेशन करवाएं ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे उनको बहुत ज्यादा खतरा था बीमार पड़ने का या कोई भी डिजीज उन्हें हो सकती थी। रिक्वायर्ड द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर इंसेंटिव्स। तो ब्रिटिशर्स को इसके लिए बहुत ज्यादा फाइनेंस भी करना पड़ता, पैसों की भी जरूरत थी, और उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता जो फार्मर्स वहां पे आने वाले थे असम में, which the tea planters of Assam were unwilling to offer. तो इतना ज्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इतनी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो उसको फेस करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। The recruitment of laborers for tea gardens of Assam was carried on for years mostly by contractors. तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को ये जॉब देगी कि आप अब डिसाइड करो कि यहाँ पे आपको फार्मर्स कहाँ से लाने हैं और यहाँ पे टी प्लांटेशन कैसे शुरू करवाना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब ये तो बात हुई कॉलोनियलिज्म की। अब हम बात करेंगे कि जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी इंडिया को तब किस तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन था। फॉर इंडियन नेशनलिस्ट द इशू ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंडर कॉलोनियल रूल वाज सेंट्रल इशू। अब जितना भी ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को एक्सप्लॉयट किया था, वहां की इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉयट किया था, वो एक मेजर इशू बन चुका था इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। द स्वदेशी मूवमेंट स्ट्रेंथन द लॉयल्टी टू नेशनल इकोनॉमी। तो इसीलिए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया ताकि जो इंडिया की जो इकोनॉमी जो इतनी बुरी हालत में थी उसको बूम किया जा सके। स्वदेशी का मतलब था अपनी ही कंट्री में ग्रो करना, अपनी ही कंट्री में कोई भी चीज बनाना, अपनी ही कंट्री की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो करना, और ना कि मशीन मेड या बाहर की कंट्री से एक्सपोर्ट करना। इंडियन नेशनलिस्ट सॉ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू किया एज द पाथ टुवर्ड्स बोथ ग्रोथ एंड सोशल इक्विटी, ताकि
एक फास्ट लेवल पे ग्रोथ करी जा सके. डेवलपमेंट ऑफ हेवी एंड मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड होल्डिंग ऑफ अ लार्ज कोऑपरेटिव सेक्टर वर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. तो उन्हें पता था कि हमें बड़ी बड़ी मशीन्स की जरूरत है, इंडस्ट्रीज की जरूरत है, पब्लिक सेक्टर की जरूरत है, कोऑपरेटिव सेक्टर की जरूरत है, ताकि हम एक फास्ट पेस पे अपनी इंडिया की जो इकोनॉमी, जो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन में आ गई थी, उसको फिर से सुधारा जा सके. A modern and prosperous India as visualized by Jawaharlal Nehru, जैसे इंडिया का सपना जवाहरलाल नेहरू ने देखा था वैसा ही बिल्ड करने की कोशिश करी गई. Was to be built on an edifice of giant steel plants और gigantic dams and power stations. तो यानी कि ऐसा इंडिया बनाने के लिए उन्हें बहुत बड़े बड़े स्टील प्लांट्स की जरूरत थी और बहुत बड़े बड़े डैम्स या फिर पावर स्टेशंस की जरूरत थी, यानी कि हेवी मशीनरी की बहुत ज्यादा नीड थी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको फिर से स्टेबलाइज करने के लिए. अब बात करेंगे अर्बनाइजेशन कैसा था इंडिपेंडेंट इंडिया में, यानी कि अर्बन सेक्टर्स किस तरीके के थे. राइटिंग ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, अब अलग अलग तरीके के अर्बनाइजेशन की बात करते हुए डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस सोशियोलॉजिस्ट एम.एस. राव, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं एम.एस. राव, वो ये कहते हैं argued that in India many villages all over India are becoming increasingly subject to the impact of urban influence. तो ये जो एम.एस. राव है ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जो अब क्या अर्बनाइजेशन के, जो ब्रिटिशर्स अर्बनाइजेशन लाए थे उसके इम्पैक्ट के अंदर, उसके इन्फ्लुएंस के अंदर बहुत ज्यादा आ चुके हैं. बट द नेचर ऑफ अर्बन इम्पैक्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ रिलेशंस a village has with a city or town. लेकिन ये जो urbanization है ये हर जगह से दूसरी जगह में वेरी करता है, from town to town and from city to city बहुत ज्यादा वेरी करता है. उन्होंने 3 situations दी हैं जिन situations में urbanization ने इंडिया को impact किया था. वो क्या है? Firstly, there are villages in which a considerable number of people have sought employment in far off cities. अब पहली situation ऐसी है जिसमें एक विलेज है, उस विलेज के लोगों ने दूर दूर की सिटीज में एम्प्लॉयमेंट ले लिया है. दे लिव देयर लिविंग बिहाइंड द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़ के वो अकेले उन सिटीज में रहते हैं. और जो जिनसे क्या कहते हैं, जो उनका होम टाउन है, उन्होंने वहां पे बहुत फैशनेबल हाउस बना लिए हैं उस इनकम से जो वो सिटीज के थ्रू कमाते हैं वहां पे एम्प्लॉय होके. इन्वेस्टेड मनी ऑन लैंड एंड इंडस्ट्री, उन्होंने लैंड और इंडस्ट्री में अपना मनी इन्वेस्ट कर दिया है. एंड हैव डोनेटेड लिटरली टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रस्ट. और जो क्या कहते हैं एजुकेशनल सेक्टर है उसमें उन्होंने कोई भी इतना ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, अपनी इनकम से इतना ज्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए हैं. जो सेकंड अर्बन इम्पैक्ट जो देखा जाता है वो ये है विलेजेस में विच आर सिचुएटेड नियर एन इंडस्ट्रियल टाउन. अब उन विलेजेस की बात करी जा रही है जो एक इंडस्ट्रियल टाउन के बहुत पास में है. दे आर फाउंड टू रिसीव एन इनफ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट वर्कर्स. उसमें उन विलेजेस में कौन आ रहे हैं? बाहर से दूर दूर से माइग्रेट होके वर्कर्स आ रहे हैं ताकि वो वहां की आसपास जो सेटअप इंडस्ट्रीज है उनमें काम कर सके. विच नॉट ओनली स्टिमुलेट्स द डिमांड फॉर हाउस एंड अ मार्केट इनसाइड, जिसकी वजह से उनको किसकी नीड फील हो रही है? घर की और अपने घर के आसपास मार्केट की. द विलेज बट क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डरिंग रिलेशनशिप बिटवीन द नेटिव रेजिडेंट एंड इमिग्रेंट्स. और क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है? वो जो माइग्रेट होके आ रहे हैं उनके बीच में प्रॉब्लम आ रही है, इमिग्रेंट्स के बीच में, और जो वहाँ के नेटिव्स यानी कि लोकल पीपल है उनके बीच में आपस में क्लैश की प्रॉब्लम भी देखी जा रही है. द ग्रोथ ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है, जो मेट्रोज होती हैं, जो कि हमने जिनके बारे में प्रीवियस बुक में भी रीड किया था, उनमें भी प्रॉब्लम आ रही है. अकाउंट्स फॉर द थर्ड टाइप ऑफ अर्बन इम्पैक्ट, उनपे भी अर्बनाइजेशन का एक इम्पैक्ट पड़ रहा है. वो क्या है? While a few villages are totally absorbed in the process of expansion, कुछ villages तो पूरी तरीके से urbanized हो चुके हैं. Only the land of many others, excluding the inhabited, are in use of urban development. लेकिन कुछ पे इतना ज्यादा impact नहीं देखा गया है. ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम सम अप करेंगे. अब
colonialism is not just a topic in history, but something which lives on in complex ways in our lives even today. तो यानी कि सिर्फ ये इसको आप इस तरीके से मत समझिएगा कि एक हिस्ट्री का टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, नहीं, ये आज हमारी लाइफ की रियलिटी बन चुका है, क्योंकि कॉलोनियलिज्म ने हमारी लाइफ पे इतने ड्रास्टिक इफेक्ट्स डाले हैं कि आज भी हमारी लाइफ में जो कॉलोनियलिज्म का एसेंस है आज तक हमारी लाइफ में वो प्रेजेंट है। हमारे जो मैनरिज्म्स हैं या फिर जो हमारा कल्चर है, द वे वी लिव, our standard of living, everything has been affected drastically by the process of colonialism in varied amounts and degrees. It is also evident from the above account that industrialization and urbanization imply changes not just in production system. अब यहाँ पे कहने की कोशिश करी जा रही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो अर्बनाइजेशन है वो सिर्फ प्रोडक्शन में ही मदद नहीं करता है, सिर्फ प्रोडक्शन के सिस्टम को ही नहीं चेंज करता, या फिर सिर्फ टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन ही नहीं आती, बल्कि डेस्टिनी ऑफ सेटलमेंट बट ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ, बल्कि ये वे ऑफ लाइफ को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ता है, वे ऑफ लाइफ को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास ओवर होती है। आई होप आपको हमारी आज की क्लास में मजा आया होगा, आपको आज के जो टॉपिक्स हैं इंटरेस्टिंग लगे होंगे। आप हमारा लर्न करो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। आप हमारे साथ कभी भी जुड़ सकते हैं लाइव क्लासेस में और लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो आपको स्टडी मटेरियल के लिए नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर दिया जाएगा ताकि आपको ये फील ना हो कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ आराम से उस पीयर ग्रुप में एनरोल होकर साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लासेस चल रही हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस चल रहे हैं, तो आप उस फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं। हम लाइव क्विजेस भी देते हैं जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद एनालाइज कर सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि सोशियोलॉजी में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, सोशियोलॉजी के आंसर्स कैसे लिखने हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कितना लेंथी आंसर लिखना है, वो सब आपको मेरे साथ पता लग जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारा जो एप्लीकेशन है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, टेक केयर, बाय बाय।